हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम द आइज हैव इट स्टोरी को स्टडी करने चल रहे हैं। राइटर हैं फिलिप के डिक यानी फिलिप किंडर डिक। ही वॉज ए ग्रेट साइंस फिक्शन राइटर फ्रॉम अमेरिका और उन्होंने 1952 से उनकी स्टोरीज आनी शुरू हुई थी। नॉवेल्स भी उन्होंने लिखी है। तो 1953 में उन्होंने कुछ स्टोरीज लिखी थी जिसमें से एक स्टोरी थी द आइज हैव इट, मतलब आंखों में है कुछ कुछ बात तो है इन आंखों में, मतलब इन आंखों में है कुछ बात। और इनकी साइंस फिक्शन पे तो फिल्म्स भी बनी है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ ब्लेड रनर। इस स्टोरी का जो थोड़ा सा थीम इस प्रकार से है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं तो उनके जो वर्ड्स होते हैं उनके लिटरल मीनिंग भी होते हैं, मतलब उनका शब्द का क्या अर्थ है। और कभी कभी उनके डीप मीनिंग्स होते हैं जिन्हें हमें उनके भाव को समझना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह देते हैं कि यार भूख के मारे तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो क्या वास्तव में पेट में आपके चूहे होते हैं, कूद रहे होते हैं? लेकिन अगर कोई समझ ले कि यार भूख लगती है तो पेट में चूहे कूदने लगते हैं क्या? या कभी कभी हम कह देते हैं यार यार गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। तो क्या वास्तव में खून खौल रहा होता है क्या उस वक्त? नहीं। लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हम समझ लेते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब वास्तव में कोई समझ लेगा यार कि जब गुस्सा आता है तो खून सच में बॉयल करने लगता है। तो लिटरल मीनिंग वो होता है जो उसका अर्थ निकल के आ रहा है शब्द का। और जो उसका जो भाव, जो उसका सेंस है, वो हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो राइटर है, मतलब कि जो इसमें नरेटर है, वो जो है लिटरल मीनिंग्स ले लेता है, शब्द के अर्थ को वैसा का वैसे ले लेता है, उसके डीप सेंस को, उसके भाव को नहीं समझ पाता। तो क्या स्थिति बनती है, क्या सिचुएशन बन जाती है, वो हमें समझना है। कैसे हम उसमें फिर फंस जाते हैं और बेवजह की गलतफहमी में, बेवजह के डर में, बेवजह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए अगर हम ठीक से समझें तो वही स्टोरी है। इसमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और इसका जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपको, इसकी समरी और डिटेल्ड वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश हिंदी सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ हम खाली स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो नरेटर है, स्पीकर, वो कहता है कि इट वॉज क्वाइट बाई एक्सीडेंट आई डिस्कवर्ड दिस इनक्रेडिबल इन्वेजन। इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास न किया जा सके, इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण, ऑफ अर्थ यानी अर्थ पर आक्रमण होना है, बाई लाइफ फॉर्म्स मतलब लिविंग बींग्स फ्रॉम अनदर प्लेनेट, दूसरे ग्रह के प्राणियों के द्वारा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलियन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये बाई एक्सीडेंट ही था, मतलब कोई सोच समझ के, कोई जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं। तो बस अचानक ऐसे ही मुझे पता चल गया कि जो पृथ्वी है उस पर किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों के द्वारा आक्रमण के बारे में जानकारी। एज इट फिलहाल तो आई हैवन डन एनीथिंग अबाउट इट, मैंने इसके बारे में कुछ किया नहीं है और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं इसको जानने के बाद। हाँ, मैंने गवर्नमेंट को ज़रूर लिखा, लेकिन उन्होंने बदले में क्या किया, सेंड बैक अ पैम्फलेट। बल्कि उन्होंने मेरे पास पैम्फलेट भेज दिया कि आप जो है, जो फ्रेम हाउस मतलब होता है लकड़ी के बने हुए घर के ढांचे को कहते हैं, उसके मेंटेनेंस, उसके रिपेयर के बारे में लिख के मुझे भेज दिया। मतलब गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन क्यों नहीं लिया उसे हम आगे देखेंगे। एनी हाउ, लेकिन फिर भी किसी तरह से भी हम समझें इसे, ये चीज़ तो पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आई एम नॉट द फर्स्ट टू डिस्कवर इट, इसमें लिखा गया है। मे बी इट इज़ इवन कंट्रोल, हो सकता है कि इस पर कंट्रोल भी कर लिया गया हो। मतलब यहाँ पे डिस्कवरी की बात है कि मतलब ऐसा कभी हुआ रहा होगा या हो सकता है। तो यहाँ पे स्पीकर राइटर ये कह रहा है कि हो सकता है कि मैं ही ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने इसके बारे में जाना हो सकता है और भी लोग इसके बारे में जानते हो सकता है इस पे कुछ कंट्रोल भी किया गया हो कि भाई इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे अब किस हालत में कैसे क्या उसको इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो मैं अपनी इजी चेयर में बैठा हुआ था, आइडली टर्निंग द पेजेस ऑफ ए पेपर बैक बुक, है ना। तो बुक जैसे कि आप स्कूल में यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर अगर गत्ते का कवर चढ़ा है तो वो पेपर बैक नहीं होगा, और अगर उसका जो कवर है वो पेपर का ही है ना, थोड़ा सा हार्ड पेपर होता है, तो पेपर बैक बुक। तो मैं पढ़कर ऐसे ही बस आइडली, मतलब ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे ही पन्ने पलट रहा था, कोई ज़्यादा उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। जो बस में छूट गई थी, किसी ने बस में छोड़ दिया था। ओ हो, तो ये शायद उसे घर में उठा लाया था। व्हेन आई केम अक्रॉस द रेफरेंस, तभी अचानक सामने मेरे एक रेफरेंस पड़ा। रेफरेंस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो किसी दूसरों के बारे में हमें जानकारी देती हो, इंफॉर्मेटिव हो। तो ये आप कह सकते हो कि इंडिकेटिंग अबाउट समथिंग और समवन एल्स। तो पुट मी ऑन ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है कि रास्ता, कोई चला गया और उसके पैरों के चिन्ह बन गए, और अब आप उसके सहारे सहारे उसको ढूंढ लो कि कहाँ वो गया है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि क्लू मिलना, या कोई ट्रेस मिलना, या कोई सुराग मिलना जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ का पता लगा सकते हो, तो वो है यहाँ पे ट्रेल। तो ही स्टार्टेड मूविंग ऑन द क्लूज गिवन इन द बुक। तो उस बुक में जो कुछ भी दिया गया था तो उस पर फिर उसने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, वो है ट्रेल। फॉर अ मोमेंट आई डिडंट रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड मतलब होता है जवाब देना, पर यहाँ मतलब ये है कि मैं पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू
टेक द मैटर विच इज़ गिवन इन द बुक, बुक में जो लिखा गया है उसका उसका क्या मतलब निकाला जाए। इट टुक मी सम टाइम फॉर द फुल इम्पोर्ट टू सिंक इन। इम्पोर्ट मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट, जो भी उस बुक की इंपॉर्टेंस थी, जो भी उसमें कुछ लिखा गया था वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मुझे मतलब मुझे वैल्यू देनी है, कितना मुझे उसको सीरियसली लेना है। और सिंक का मतलब होता है डूबना। तो सिंक इन का मतलब होता है कि मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में, मेरी फीलिंग्स में, मेरी समझ में उस चीज़ को आने में थोड़ा सा टाइम लगा। फुल इम्पोर्ट, फुल का मतलब फुल इम्पोर्टेंस, जो भी उसके अंदर लिखा गया था वो क्या है, क्या बात उसके अंदर लिखी गई, क्या मतलब है उसका, वो सब समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। आफ्टर आई हैड कॉम्प्रीहेंडेड, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है कि जब मैंने समझ लिया, इट सीम्ड ऑड, बड़ा अजीब से लग रहा था। आई हैड नॉट नोटिस्ड इट राइट वे। राइट वे का मतलब होता है कि जब मैंने बुक को पढ़ना शुरू किया तो मुझे तुरंत क्यों समझ में नहीं आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि मतलब वो कहता है कि ये संयोगी था, बाई एक्सीडेंट था कि मैंने पृथ्वी के दूसरे ग्रह के प्राणियों के बारे में आक्रमण का पता लगाया, और मैंने अब तक इसके बारे में कुछ किया नहीं है, मुझे पता भी नहीं क्या करना चाहिए। मैंने सरकार को लिखा तो सरकार ने लकड़ी के ढांचे वाले घरों की मरम्मत और रखरखाव की एक पुस्तिका भेज दी मेरे पास। और शायद ये पहले भी इसके बारे में लोग जानते रहे हैं, और शायद हो सकता है कि इसके बारे में कुछ ऐसे नया कंट्रोल वाले मेजर्स भी लिए गए हों। तो आराम कुर्सी में बैठ कर वो किताबों के पन्ने पलट रहा था जो बस में किसी ने छोड़ दी थी, और तभी उसे एक ट्रेल मिलता है। एक उस किताब के ज़रिए कुछ मतलब जानकारी मिलनी शुरू होती है, और जब उसे पूरी तरह से वो समझ जाता है, कॉम्प्रिहेंड कर लेता है, तो वो सोचता है यार मुझे कि मैंने इसमें जो कुछ भी लिखा है इसे वो तुरंत क्यों नहीं पहचान लिया था इस बुक में जो लिखा है। क्योंकि लिखा है ना यहाँ पे कि आई वॉज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, पहले वो रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा था, रिएक्शन नहीं शो कर पा रहा था कि यार इसमें क्या लिखा है। तो अब आगे चलते हैं। उसमें जो कुछ भी लिखा गया था उसका रेफरेंस एक नॉन ह्यूमन स्पीसीज़ की तरफ था, मतलब जो ह्यूमन बींग्स नहीं थे बट दे वर लिविंग बींग्स। तो गैर मानव जाति के आप कह सकते हो। इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज़ मतलब उनकी जो विशेषताएं थी उन पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी नॉट इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है कि इंडिजिनस टू अर्थ लिखा गया यहाँ पे। तो इंडिजिनस टू अर्थ का मतलब ये है कि ओरिजिनल टू अर्थ, मतलब पृथ्वी के रहने वाले ये लोग ओरिजिनल प्राणी तो नहीं थे, क्योंकि इंडिजिनस का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल टू एनी प्लेस। ये एक ऐसी प्रजाति थी, मतलब टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स, टाइप ऑफ बींग्स। आई हैसन टू पॉइंट आउट, मतलब मैं जल्द से जल्द आपको बता देना चाहता हूँ। हैसन मतलब होता है क्विक। कस्टमरली, कस्टमरली का मतलब ये होता है कि यूजुअली, नॉर्मली, ऑर्डिनरी, साधारण तौर पे जो चीज़ें देखने, सुनने को, करने को मिलती हैं तो वो हमारी कस्टमरली थिंग्स होती हैं, मतलब वी आर नॉट, दे आर नॉट स्ट्रेंज टू अस। तो आप कह सकते हो कि आम तौर पर जो चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आई हैसन टू पॉइंट आउट, जल्दी से बता देना चाहता हूं कि अब मास्करेडिंग मतलब होता है कि भेष बदलना, अपना ओरिजिनल जो भेष है उसको छुपाना। और ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स आप जानते हैं कि आमतौर पे जो सामान्य प्राणी जो पाए जाते हैं पृथ्वी पर। तो वो कहता है कि यार ये जो है ना, ये नॉन ह्यूमन स्पीसीज़ हैं, इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक ऐसी स्पीसीज़ है, मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मली है ना ह्यूमन बींग्स की तरह तो नहीं दिखते हैं, लेकिन वो ह्यूमन बींग्स की तरह भेष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसे वो है नहीं। दे आर प्रिटेंडिंग टू बी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बट दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। और उसकी वजह है इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज़। देयर डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है उनका जो बदला हुआ भेष। असली पहचान छुपाने के लिए जब हम अपना भेष बदल लेते हैं, चाहे जैसे भी, वो डिस्गाइज है, मतलब हम अपने को छुपाते हैं, अपनी ट्रू आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो साफ साफ दिखाई दे, छुपा हुआ ना हो। तो राइटर यहाँ कहता है कि वो जो है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उनका भेष था, जो अपने आप को छुपा रहे थे, उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी थी वो पता चल जा रही थी इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का मतलब यहाँ पे वो पता चल जा रहा था, मतलब वो जो है उनका डिस्गाइज जो था, तो उसके बारे में पता चल जा रहा था कि वो लोग कौन है, हालांकि वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है कि इन द ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है कि जो चीज़ें, जो राइटर जो है, जो नरेटर है, जिसने उस पुस्तक को लिखा था, जो उस किताब को लिखा था, उसका जो ऑथर है, तो वो जब उसके बारे में चीज़ों को देख कर समझ के बता रहा था कि वो लोग कैसे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बता रहा था, तो उसकी वजह से उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी थी वो ट्रांसपेरेंट हो जा रही थी। तो इन द फेस ऑफ का मतलब होता है कि को देखते हुए, तो उनके ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए, समझते हुए, डिस्गाइज के बावजूद भी वो चीज़ें समझ में आ जा रही थी। तो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो आगे हम देखेंगे कि राइटर क्या लिखता है उनके बारे में। इट वॉज एट वंस ऑब्वियस, एट वंस मतलब होता है कि तुरंत। तो जब मैं पढ़ रहा था तो तुरंत ये चीज़ें साफ़ हो गई। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर हो जाना, साफ़ हो जाना। द ऑथर न्यू एवरीथिंग, कि ऑथर को सब पता था। न्यू एवरीथिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो राइटर है, जिसने जो बुक को लिखा है ना, वो शायद सब जानता था कि ये लोग कौन थे।
न्यू एवरीथिंग, सच में वो सब जानता था। अब ये चीज़ जो है उसका अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना जो जो पढ़ रहा है, जो राइटर है, वो सॉरी जो स्पीकर है, जो नरेटर है, जो यहाँ पे बोल रहा है, शायद उसके समझ में आ रहा है कि ऑथर को सब पता था, इसलिए न्यू एवरीथिंग 2 बार रिपीट किया गया है। एंड वॉज टेकिंग, यहाँ पे एक और यहाँ पे दिया गया टेकिंग इट इन हिज स्ट्राइड। देखिए स्ट्राइड का तो मतलब होता है कि आपके लंबे लंबे कदम, रफ्तार भरना, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक टोक के। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए उसको पार करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पे वो लिख रहा है कि ऑथर को पता तो सब कुछ था, उसके बावजूद भी ही वॉज टेकिंग इन हिज स्ट्राइड। वो अपनी मतलब अपने अपने लाइंस को, अपनी स्टोरी को, अपने ऑब्जर्वेशंस को, और जो उसे लिखना था वो आगे लिखता चला जा रहा था, ये सब जानने के बावजूद भी। यहाँ कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मतलब कि इतना कुछ जानने के बावजूद भी मैं तो यहाँ डिस्टर्ब हूँ, अपसेट हूँ, है ना, बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। लेकिन ऑथर को ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जानते हुए भी बड़ी नॉर्मली, बड़े बड़े रूटीन तरीके से वो आगे बढ़ रहा था, विदाउट बीइंग ओवर सरप्राइज्ड और अपसेट। तो वो टेकिंग इनटू हिज स्ट्राइड, कि वो सब कुछ नॉर्मली जानते हुए भी आगे बढ़ रहा था और लिखता चला जाता था। लाइन, अब लाइन यहाँ पढ़ने में, एंड आई ट्रेम्बल रिमेम्बरिंग इट इवन नाउ। और वो जो लाइन थी जो आगे लिखी है, उसको पढ़ने के बाद तो मैं आपको बता रहा हूँ तो भी मैं काँप रहा हूँ। स्पीकर कह रहा है कि मैंने किताब तो कब पढ़ी थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, और जब बता रहा हूँ तो उस लाइन को अभी भी बताते वक्त मेरे अंदर कपकपी छूट रही है। वो इस प्रकार से थी। मैं यहाँ पे जितनी भी हैं इनको थोड़ा सा हरे रंग से अलग से कर देता हूँ, ठीक है, पहले से ही, जिससे मुझे बार बार ये सब ना चेंज करना पड़े पूरे स्टोरी में जहाँ भी ऐसा आएगा। हिज आइज़, उसकी आँखें, जो वहाँ पे जो भी जो एलियन वाले जो बीइंग्स थे, स्लोली धीरे धीरे रोब्ड अबाउट द रूम। अबाउट द रूम का मतलब होता है कि कमरे में यहाँ वहाँ, रोब का मतलब यहाँ पे हो गया कि घूमना, टहलना। तो उसकी नज़र कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगी। अब बच्चों यहाँ देखिए कि जो नज़र है वो हमारी आँख से बनती है, घूमने का मतलब टहलना। तो हम तो इसका अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन अगर राइटर इसका लिटरल मीनिंग ले लेगा तो उसे लगेगा जैसे नज़रें जो होती हैं वो कमरे में निकल कर यहाँ वहाँ टहलना शुरू कर देती हैं। जब इस तरह से आप समझोगे तो फिर तो कहना ही क्या है। तो इसलिए इसमें जो है ना, मतलब आप फ़न भी ले सकते हो, साथ में उसकी समझ एक सटायर के रूप में भी काम करती है, व्यंग के रूप में काम करती है, और किस प्रकार से हम बेवजह की डर, तकलीफ़ पड़ जाते हैं जब चीज़ों को ठीक से समझते नहीं हैं। तो उसकी नज़र इधर-उधर कमरे में घूम रही थी और इसको देख के उसे कँपकँपी छूट रही है क्योंकि उसे लगता है कि नॉर्मली तो ह्यूमन बीइंग्स ऐसा कर नहीं सकते। वेग, वेग मतलब होता है जो साफ-साफ ना हो, क्लियर ना हो, अस्पष्ट। चिल्स आप जानते हैं, असेल्ड का मतलब होता है जैसे किसी ने आपको धर दबोचा हो, आप पे आक्रमण कर दिया हो। तो कहते हैं कि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सा डर मेरे मन में बैठ गया। मतलब द स्पीकर, द नरेटर जो इस बुक को पढ़ रहा था, है ना, ही वॉज हॉरिफाइड, वेरी मच ट्रबल्ड बाई दिस डिस्क्रिप्शन। ही फेल्ट फियर एंड डिसकम्फर्ट, है ना। आई ट्राई टू पिक्चर द आइज़, तो मैंने उन आइज़ को समझने की कोशिश की। पिक्चर का मतलब होता है कि अपने मन में मैंने इमेजिन करने की कोशिश किया कि मतलब उसमें तो खाली लिखा हुआ था, तो वो कैसे क्या बिहेव कर रही होंगी वो जो आंखें थी। डिड द रोल लाइक डाइम्स, क्या वो जो आंखें थी, क्योंकि नज़र की बात हो रही ना यहाँ पे, नज़र जो है कमरे में घूम रही थी, मतलब आंखें निकल के कमरे में घूम रही थी, ये समझ रहा है ये जो स्पीकर है, राइटर है, सॉरी नरेटर है। तो क्या वो, अब चूँकि उसमें लिखा था नज़रों में नज़रें जो है कमरे में इधर-उधर घूम रही थी, तो अब वो सोच रहा है कि यार लिख तो दिया गया लेकिन समझना तो मुझे है। तो क्या वो, क्योंकि आँखें थोड़ा गोल होती हैं, तो क्या वो डाइम्स की तरह थे, मतलब कि कॉइन्स की तरह से, यूएस करेंसी में कॉइन्स को डाइम्स कह सकते हो। तो क्या वो सिक्कों की तरह से यहाँ-वहाँ घूम रही थी? द पैसेज इंडिकेटेड नॉट, द पैसेज इंडिकेटेड नॉट, पैसेज में ऐसा कुछ दिया नहीं गया था जो भी वो पढ़ रहा था। दे सीम टू मूव, सीम मतलब होता है लगना, ऐसा लग रहा था कि वो मूव कर रही थी एयर में। ये अब राइटर जो स्पीकर उसे खुद समझना पड़ रहा है। नॉट ओवर द सरफेस, सरफेस पे तो नहीं घूम रही होंगी, एयर में घूम रही होंगी। रैदर, रैदर मतलब बल्कि, रैपिडली मतलब तेज़ी से घूम रही होंगी, लुढ़क रही होंगी। अपेरेंटली मतलब होता है क्लियरली। तो ये इतना उसने अपने आप अंदाज़ा लगा लिया कि आँखें जो हैं हवा में तैर रही होंगी, घूम रही होंगी, लुढ़क रही होंगी सिक्कों की तरह से, और जस्ट तेज़ी से घूम रही होंगी। नो वन इन द स्टोरी वाज सरप्राइज, लेकिन इस स्टोरी में जो आगे लिखा गया है उसमें किसी को सरप्राइज ही नहीं हो रहा, मतलब किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आँखें निकल कर कमरे में घूमने लग जाएँ। दैट इज़ व्हाट टिप्ड मी ऑफ। टिप्ड मी ऑफ का मतलब होता है कि कुछ ऐसा क्लू मिलना, कुछ ऐसा सुराग मिलना, कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलना कि आपको आगे क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलने लगे, या कोई ऐसी वार्निंग देना आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में। मतलब मुझे कोई संकेत ऐसा कुछ मिला तो वो सोचने लगा। नो साइन ऑफ अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब होता है सरप्राइज, सच एन आउटरेजस। यहाँ पे आउटरेजस का मतलब ये है
समथिंग वेरी शॉकिंग एंड अनबिलीवेबल, बहुत चौंकाने वाली अस्वसनीय बात आप कह सकते हो। तो ये तो बहुत ही एबनॉर्मल था, नॉर्मल नहीं हो सकता कि आंखें निकल के घूमने लग जाएं। तो वो ये कहता है कि यार ये जो चीज़ें थी ये आउटरेजस थी उसकी नज़र में, जो किताब को पढ़ रहा था, जो यहाँ पे स्पीकर है। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझना चाहता था, टिप्ड मी ऑफ कि क्यों आश्चर्य नहीं हो रहा ऐसे आउटरेजस थिंग पे। और बाद में चीज़ें एम्पलीफाई हो गई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़, मतलब किसी 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 नॉर्मल सिग्नल को काफ़ी बढ़ा देना। लेकिन यहाँ पे अब इसका मतलब ये होगा कि और आगे चल के चीज़ें क्लियर हो रही थी, और डिटेल में और क्लियर हो रही थी चीज़ें। तो यहाँ एम्पलीफाइड का मतलब होगा। बाकी सारी की सारी जो मीनिंग्स है हमको हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। हिज आइज मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो आंखें थी वो वहाँ पे जो लोग थे है ना उनकी तरफ मूव कर रही थी, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की तरफ, आदमी से आदमी की तरफ मूव कर रही थी, नज़रें जा रही थी। तो अब स्पीकर ये समझ रहा होगा कि आंखें निकल कर जा रही थी। देयर इट वॉज इन नटशेल। नटशेल को मतलब होता है इन ब्रीफ। तो वो कहता है कि अब छोटे में मैं आपको बता दूं कि क्या बात थी वास्तव में। द आईज हैड क्लियरली कम अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिम। जो आंखें होंगी, मतलब जो समझा है स्पीकर बताता, जो आंखें होंगी है ना, तो वो साफ तौर पर कम अपार्ट, कम अपार्ट मतलब होता है कि अलग हो जाना अपने मेन पार्ट से। तो वो निकल कर बाहर आ गई होंगी। रेस्ट मतलब बची हुई, ऑफ हिम। तो जिसकी आंखें थी वो कोई पुरुष ही था, तो उसकी बॉडी से निकल कर आंखें निकल आई होंगी। ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन का मतलब होता है अपने आप ही आंखें बाहर निकल आई होंगी, नज़रें बाहर निकल आई होंगी। माई हार्ट पाउंडेड, मेरा हृदय धड़कने लगा ये सोच के। एंड माई ब्रेथ चोक्ड। चोट का मतलब होता है कि जैसे आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपका गला रूंध गया है ना, सांस ना नीचे के नीचे जा रही है ना ऊपर के ऊपर आ रही है। तो घुटन सी महसूस होने लगी। इन माई विंड पाइप, विंड पाइप मतलब जहाँ से आप जब कुछ खाते पीते हो तो पानी पीते हो तो जो निकल कर जो पाइप गई हुई है गले के अंदर ना, तो विंड पाइप है। तो वहाँ पे लग रहा था जैसे मेरी सांसें अटक गई हैं। आई हैड स्टम्बल्ड ऑन एन एक्सीडेंटल मेंशन। स्टम्बल्ड मतलब होता है कि जैसे टकरा जाना किसी चीज़ से। और एक्सीडेंटल मेंशन का मतलब होता है कि अचानक किसी चीज़ के बारे में जान लेना, पढ़ लेना। ऑफ ए टोटल अनफेमिलियर रेस, मैं अचानक से है ना पढ़ते पढ़ते इस किताब के जरिए एक अनफेमिलियर रेस के बारे में जान गया था। ये चीज़ वो बता रहा है यहाँ पे, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। ऑब्वियसली नॉन टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल तो नहीं थे। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि लिविंग ऑन दिस अर्थ, तो ये अर्थ पे रहने वाले प्राणी तो नहीं थे। ऑब्वियसली मतलब होता है क्लियरली। येट टू द करेक्टर्स इन द बुक, तो बुक में जो करेक्टर्स दिए गए थे, मतलब जिनके बारे में बताया गया था, इट वाज परफेक्टली नेचुरल। मतलब जो बुक में जो जो जिन प्राणियों का जिक्र है उनके लिए बहुत ही नेचुरल बात थी कि आंखें निकाल के बाहर आ जाना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नेचुरल थी। तो उनकी वो बात कर रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो ये बताना चाहता है कि जो कुछ उसमें लिखा था उसको अभी भी मैं बता रहा हूँ तो मेरा मेरा शरीर काँप रहा है। अब वो लोग जो हैं वो पृथ्वी के निवासी तो नहीं लगते थे, कोई एलियन थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी अजीब अजीब सी थी। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आँखों का जिक्र है, उनके शरीर के मतलब बॉडी पार्ट्स का जिक्र है, और नॉर्मली ह्यूमन बीइंग से नहीं मिलते जुलते थे। और बाद में बताता है कि ऑथर जिस प्रकार की चीज़ें उसमें लिखता है, उनके ऑब्जर्वेशन जो ऑथर के होते हैं उससे पता चलता है कि ऑथर को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत नॉर्मली वो किताब में आगे बढ़ रहा था। और वो फिर लाइनों का जिक्र करता है, हिज आई स्लोली रोब्ड अबाउट द रूम। तो वो समझ लेता है कि जैसे आंखें निकल कर बाहर घूम रही हों। और फिर उससे एक टिप मिलती है समझने के लिए कि यार ये कैसे हुआ होगा, है ना, कोई इस पे आश्चर्य क्यों नहीं कर रहा। तो वो समझता है, अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाता है कि छोटे में अगर मैं बता दूं तो वो आंखें जो है अपने आप ही निकल कर शरीर से बाहर आ गई होंगी। और ये समझ, जब ये चीज़ समझ में आती है, मेरे दिमाग में आती है, तो मेरा हृदय धड़कने लगता है, सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि मैं इस किताब के ज़रिए अचानक एक अनफेमिलियर रेस के बारे में जान जाता हूँ जो इस पृथ्वी पर रहने वाली तो नहीं थी। और उसके बावजूद भी जो करेक्टर्स उसके अंदर है वो उनके लिए बहुत ही नॉर्मल सा है कि आंखें बाहर निकल जाना। आगे भी हम पढ़ेंगे, परफेक्टली नेचर लग रहा था, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए तो बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं था। वी सजेस्टेड दैट दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। तो इससे पता चलता है कि वो लोग एक ही प्रजाति के थे। मतलब वहाँ पे जो भी करेक्टर्स थे उस बुक में जो मेंशन किए गए थे, सारे के सारे जो करेक्टर्स थे वो सेम प्रजाति के थे, क्योंकि सेम बिहेवियर सबका देखने को मिल रहा था। एंड द ऑथर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, और ऑथर की तो क्या कहें। अ स्लो सस्पिशन बर्न इन माई माइंड, मेरे दिमाग में धीरे धीरे शक भरने लगा, अ, घर बनाने लगा। मतलब कि बहुत बड़ा शक मेरे दिमाग में बैठने लगा, घर करने लगा। डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ डाउट एंड मिसट्रस्ट, मतलब मेरे दिमाग में डाउट बनने लगा और मिसट्रस्ट बनने लगा कि यार कैसे मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ, कैसे ऐसे हो सकता है। द ऑथर वॉज टेकिंग इट रैदर टू ईजली, और
मतलब कि जैसे ऑथर है वो वहाँ कहीं ऐसा कुछ ऐसा लिख नहीं रहा था कि ऑथर भी सरप्राइज़ था। उसे लग रहा था जैसे ऑथर बहुत नॉर्मल तरीके से इस प्रजाति को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये कहता है यार ऑथर का तो मैं क्या कहूँ, हैं? मेरे दिमाग में यहाँ शक बढ़ने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑथर वाज़ टेकिंग इट रेदर टू ईज़िली मतलब होता है इतनी आसानी से। स्ट्राइट का मतलब होता है कि वो आगे बढ़ रहा था कहानी में, मतलब जो कुछ भी इसमें डिस्क्राइब कर रहा था, इतनी आसानी से वो कदम आगे बढ़ा रहा था बुक में, टेकिंग इन हिज स्ट्राइड नॉर्मली विदाउट बीइंग सरप्राइज्ड। तो अब शक इसको होने लगा, इविडेंटली मतलब क्लियरली ही फेल्ट हिज दिस वाज क्वाइट अ यूजुअल थिंग। मतलब ही का मतलब यहाँ पे है वो जो ऑथर है ना, कि यार ऑथर जो है उसे लग रहा था कि बहुत ही यूजुअल थिंग है, मतलब ऑथर के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इससे मुझे शक हो रहा है कि यार ऑथर कैसा रहा होगा, क्या दिमाग रहा होगा, वो क्यों इसको बहुत ही इजली ले रहा है जबकि मैं पढ़ के काँप रहा हूँ। ही मेड एब्सोल्युटली नो अटेम्प्ट टू कंसील दिस नॉलेज। एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरी तरह से, अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश, कंसील का मतलब होता है छुपाना, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। तो वो चीज़ों को ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं तो पढ़कर जो है काँप जा रहा हूँ। और काँपना हो रहा है, बहुत भयंकर डर पैदा हो जा रहा है दिमाग में। मैं डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहा हूँ, बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। और ये बिना छुपाए हुए एकदम रफ़्तार से ऐसे लिखता चला जा रहा है कि जैसे बहुत ही नॉर्मल हो। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। द स्टोरी कंटिन्यूड, कहानी आगे बढ़ती है। प्रेजेंटली हिज आइज फॉसेंड ऑन जूलिया। तो फिर प्रेजेंटली का मतलब होता है फिलहाल, तो उसकी जो आइज़ है, फॉसेंड माने वैसे होता है बांधना, पर यहाँ पे जूलिया जो करेक्टर है, अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि वो जिस शुरू में हमने पढ़ा था कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर, मतलब वो दिखा रहे थे कि वो ह्यूमन बींग्स है, जैसे जूलिया है तो नाम, तो यहाँ पे भी इंडिया में क्या मतलब वो वर्ल्ड में आपको तमाम जूलिया मिल जाएंगी। तो इसलिए कह रहा था कि वो लोग लगते तो नहीं थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी कि वो इंडिजिनस टू अर्थ हों, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे ये इस तरह का डिस्गाइज में अपने को शो करने की कोशिश कर रहे हो, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि वो अर्थ के प्राणी हैं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह से हैं, लेकिन वो ह्यूमन बींग्स की तरह से नहीं थे। तो ये जूलिया शब्द है ना, अब जूलिया शब्द रख लिया तो लगता है यार ये कोई अर्थ का ही कोई प्राणी होगा। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्रॉपर्टीज़ है, आंखें बाहर निकल जाना, घूमना यहाँ वहाँ, वो तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग ऐसा कर नहीं सकते। तो वो चीज़ यहाँ पे वो फंसा हुआ है, सोच रहा है यार कि क्या समझें इनको, ये किसी भी तरह से अर्थ के प्राणी तो नहीं थे, दे वर नॉन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि उसकी आंखें निकल कर पर्सन टू पर्सन जा रही थी और जूलिया पे आके टिक गई उसकी आंखें। जूलिया बीइंग लेडी, जूलिया एक लेडी थी, हैड एट लीस्ट द ब्रीडिंग ऑफ फील इंडिग्नेंट। अब यहाँ पे जो वो बात कह रहा है भाई, हो सकता है कि जो लेडीज़ हों, जो पढ़ रही हों, जो गर्ल्स हों, वो एग्री करें ना करें, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसको तो मुझे बताना पड़ेगा। इंडिग्नेंट मतलब होता है कि गुस्से में आ जाना, थोड़ा सा नाराज़ हो जाना। एट लीस्ट का मतलब हो गया कम से कम। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि इस तरह से किसी का लालन पालन होना, इस तरह का नेचर होना, मतलब नेचुरल, मतलब स्वभावता। और तब इसका मतलब निकलता है कि जूलिया चूँकि एक लेडी थी, एक औरत थी, और इसलिए इसके लिए बहुत नॉर्मल था कि वो थोड़ा सा नाराज़गी भी महसूस करे। यानी उसे ये कला, आर्ट आती थी कि कैसे नाराज़ होकर दिखाना है। ये कल्चर लेडीज़ की है ना, कि छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना, ना मुंह बना लेना तो ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया इसने, थोड़ा सा फ़न क्रिएट कर दिया। जूलिया चूँकि औरत थी और वो जानती थी स्वभाव से ही कि वो नाराज़गी महसूस कर सकती थी। शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज ब्लशिंग। तो ब्लश का मतलब होता है कि भाई शर्म से या गुस्से से कुछ भी हो तो जो आपके गाल होते हैं वो लाल लाल हो जाते हैं थोड़ा बहुत, खासकर एम्बेरसमेंट में या शर्म में। निटिंग हर ब्रोज एंग्रीली। निट का मतलब आप जानते हैं बुनना, ब्रोज का मतलब होता है आपकी आंखों की भावें, और एंग्रीली का मतलब होता है गुस्सा। तो यहाँ पर ब्लशिंग का मतलब ये है कि थोड़ा सा वो नाराज़ होने की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। निटिंग ब्रोज का मतलब होता है कि अपनी भावों को वो ऊपर नीचे कर रही थी। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी इमेजिन करनी पड़ेगी भाई जो रीडर्स हैं, क्योंकि मैं तो कैमरे पे हूँ नहीं कि मैं थोड़ा सा एक्टिंग करके आपको बता देता। तो गुस्से में आंखें जो हैं थोड़े से ऊपर ऊपर नीचे होती ना, वो वाली चीज़ें। एट दिस, और इतना पढ़ने के बाद, मतलब ये जो मैंने यहाँ पढ़ा, आई साइड विद रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना। मैंने एक राहत की सांस ली, मतलब अब मेरा थोड़ा सा मुझे चैन मिला एक प्रकार से। क्यों चैन मिला भाई? दे वर नॉट ऑल नॉन टेरेस्ट्रियल। देखिए कहीं कहीं पे जो है चीज़ें थोड़ा सा अजीब अलग से दी गई, जैसे इटैलिक्स में है। और यहाँ पे टू इजली जो है वो इटैलिक्स में है, तो इसको थोड़ा आप समझिए कि उसे इन सब चीज़ों पे आश्चर्य हो रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई वो जो आग बहुत तरेर रही है और एक नॉर्मल ह्यूमन लेडी की तरह से गुस्सा हो रही है। ये ब्रीडिंग, ये कला, ये स्वभाव तो लेडीज़ का पाया जाता है हमारे अर्थ पे भी।
ब्लशिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये अंदाज़ा लगाता है कि कम से कम वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ सब के सब नॉन टेरेस्ट्रियल तो नहीं है, कुछ अर्थ के लोग भी वहाँ पर है। द नरेटिव कंटिन्यूज, कहानी आगे बढ़ती है। स्लोली, धीरे धीरे, कामली मतलब शांतिपूर्वक, हिज आइज एग्जामिन्ड एवरी इंच ऑफ हर, वो आंखें आगे जूलिया पे टिक गई थी और उसके बाद उसकी आंखें जो थी, नज़रें जो थी, वो जूलिया को ऊपर से नीचे पूरा देख रही थी, एग्जामिन करने की कोशिश कर रही थी, जांच परख रही थी एक प्रकार से, है ना। तो द आईज आर सेट ऑन जूलिया एंड केयरफुली एग्जामिनिंग हर। ग्रेट स्कॉट, ये शायद नाम है, इसको भी हम अंडरलाइन कर दें, करेक्टर है। बट द गर्ल टर्न्ड, लेकिन वो लड़की जब जब वो जो उसकी तरफ आंखें आके मतलब टिक गई, तो लड़की मुड़ी एंड स्टॉम्प्ड ऑफ, और मुड़कर कदम पैर एक प्रकार से पटकते हुए चली गई। अब पटकने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत थम थम करते हुए, थोड़ा सा नाराज तो थी ही। तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि नाराज होकर कोई लेडी किस प्रकार से पलट के गुस्से में ऐसे करके चली जाती है, वो आपको सोचना पड़ेगा। एंड मैटर एंडेड, और वहीं पे मामला खत्म हो गया। नजर आगे जूलिया अब खड़ी हुई, जूलिया ने उसको देखा, जूलिया मुड़ के चली गई, मामला खत्म। आई ले बैक इन माई चेयर, मैं थोड़ा सा चेयर में पल भर के लिए थोड़ा सा पीछे, है ना, आराम वाली चेयर पे बैठा था, रूम देखा था, तो पीछे मैंने अपने को टिकाया, गैस्पिंग मतलब मैं सांस ले रहा था थोड़ा सा, विद हॉरर, डर के मारे। तो फिलहाल के लिए उसने पढ़ना रोका और वो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके ऐसे पीछे जो है टेक लेके जो है कुर्सी पे पड़ गया होगा और लंबी लंबी सांसें ले रहा था, डर अभी उसके मन में था। माई वाइफ एंड फैमिली रिगार्डेड मी, मतलब मेरी जो वाइफ थी, जो मेरी फैमिली थी, फैमिली के लोग थे। रिगार्डेड मी का मतलब मुझे मानते थे, समझते थे। वंडर मतलब होता है कि आश्चर्य में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिगार्डेड मी मतलब दे सॉ मी। तो जब मैं ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ था तो वो मुझे देखकर मुझे कुछ समझ रहे थे कि कुछ बात तो है, तो इसलिए वो पूछते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग डियर, माई वाइफ आस्क्ड। वाइफ ने पूछा कि क्या बात है। आई couldn't टेल हर, मैं उसे तो बता नहीं सकता था। नॉलेज लाइक दिस वॉज टू मच फॉर द ऑर्डिनरी रन ऑफ, क्योंकि इस प्रकार की जो नॉलेज थी जो मुझे इस बुक से हो गई थी, है ना, ये कुछ ज़्यादा ही थी फॉर ऑर्डिनरी रन ऑफ द मिल पर्सन। अब रन ऑफ द मिल पर्सन का मतलब क्या हो सकता है? बहुत ही इजी मीनिंग है, मतलब एक सामान्य सा व्यक्ति, है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसमें कुछ खास ना हो, रोजाना एक नॉर्मल जिंदगी बिताने वाला रन ऑफ द मिल पर्सन, एवरेज पर्सन। मुझे बात अपने तक सीमित रखनी पड़ेगी। तो उसने कहा नथिंग, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा सांस लेते हुए, है गैस्प करते हुए, कुछ नहीं इस तरह से ना। आई लीव्ड अप, मैंने जंप किया, बुक को अपने हाथ में जैसे किसी से छीन कर पकड़ते हैं ना, उस टाइप से मैंने पकड़ा। एंड हरीड आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि फिर मेरा चेहरा हो रहा देख के लोग फिर पूछेंगे कुछ बात तो है। इन द गैराज आई कंटिन्यूड रीडिंग, गैराज में जाकर मैंने पढ़ना जारी रखा। देयर वॉज मोर, और भी कुछ था। ट्रेम्बलिंग आई रेड द नेक्स्ट, कांपते हुए मैंने आगे के पन्नों को पढ़ा, आगे की चीज़ों को पढ़ा। रिवीलिंग, रिवील का मतलब होता है शो करते हुए, बताते, मतलब कोई चीज़ जो छुपी हुई है उसको आप बता देते हो तो रिवील कर देते हो। तो पैसेज में उन लोगों के बारे में और नई नई बातें, चीज़ें पता चलती हैं। ही पुट इज आर्म अराउंड जूलिया, उसने जूलिया के आसपास अपनी बाहें मतलब रख दी। अब यहाँ पर देखिए, अब समझ में आ रहा है यहाँ पे जो लिखा गया था कि यहाँ पे जो लिखा गया कि जूलिया बीइंग लेडी एट लीस्ट द ब्रीडिंग ऑफ फीलिंग इंडिग्नेंट। तो आके किसी की आंखें घूरने लगें आपको, और आपके घूरने के अलावा आपको बाहें वगैरह आपके आसपास रख दी जाएं तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। तो एक प्रकार से कहा जाए कि ये एक लेडी की कल्चर होती है जो नॉर्मली कोई भी नाराज़ हो जाएगा, तो इतनी तो सभ्यता, तो इतनी तो शर्म, इतना लिहाज तो होना चाहिए। तो एक प्रकार से हम इसे पॉजिटिव ले सकते हैं कि कोई भी नाराज़ हो जाएगा, तो लेडी नहीं नाराज़ हो रही तो फिर क्या कहा जाए उसे, है ढीठ, बेशर्मी कहा जा सकता है। तो वो कह रहा था कि कम से कम एक सब लेडी की तरह से वो नाराज़ होना जानती थी, इसलिए उसको कहता है कि वो नॉन टेरेस्ट्रियल थी। तो प्रेजेंटली सी आज, तो वो उससे कहती है कि भाई बाहें हटा लो, और ही इमिडिएटली डिड सो, तो हटा भी लेता है लेकिन मुस्कुराहट के साथ। इट इज़ नॉट सेड दैट व्हाट वाज डन विद द आर्म, तो जब वो बाहें हटाता है तो अब देखिए बाहें हटाने का हम अर्थ तो समझ रहे हैं कि वो हटा लेता है, लेकिन यहाँ पे जो रिमूव वर्ड लिखा गया है, तो वो जो किताब को पढ़ रहा है, जो जो स्पीकर है यहाँ पे, उसे लगता है कि जो है, जो बॉडी है, तो उसकी बॉडी से बाहें जो हैं वो अलग हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं, तो वो ये समझ रहा है। तो इट इज़ नॉट सेड दैट व्हाट वाज डन विद द आर्म आफ्टर द फेलो हैड रिमूव्ड इट, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो व्यक्ति था, मतलब जो ग्रेट स्कॉट था, उसने जो बाहें रिमूव की थी, अपनी जो बाहें अपने शरीर से अलग कर दी थी, उसने क्या किया? मे बी इट वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग अपराइट इन द कॉर्नर, हो सकता है कि वो बाहें उसने कोने में रख दी हों ले जाके। मेड बी इट वॉज थ्रोन अवे, हो सकता है बाहें उसने फेंक दी हों।
आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। इन एनी केस मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हो रहा है ये पढ़ते पढ़ते उसमें। इन एनी केस का मतलब होता है कि कुछ भी कहो, किसी भी मामले में कहो, हर हाल में कहो, है ना। द मीनिंग वॉज क्लियर, कि मीनिंग तो एकदम साफ था। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब घूरना, राइट मतलब सीधा, इन फेस, फेस मतलब चेहरा। यानी इतना पढ़ने के बाद जो सच्चाई थी वो सीधे मेरे आंखों में झांक कर कह रही थी कि वास्तव में बात क्या थी। मतलब सच्चाई एकदम साफ थी, ट्रूथ वॉज क्लियर, मीनिंग क्लियर था। क्या मीनिंग क्लियर था, वो आगे लिखा गया है कि भाई बात जो पूरी तरह समझ में आ रही थी वही समझ में आ रही थी। हेयर वॉज अ रेस, यहाँ पे एक ऐसी नस्ल थी, ऐसी प्रजाति थी क्रीचर्स की, प्राणियों की, कि जो अपने जो है अपने 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 बॉडी के पोर्शंस को रिमूव कर सकते थे। आंखें अलग हो रही हैं, बाहें अलग हो रही हैं, ऑफ देयर एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब ये हो गया कि जब एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब किसी का शरीर, किसी भी बीइंग का जो शरीर है उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है, बॉडी और इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो उन उस स्पीसीज़ की प्रजाति की जो एनाटॉमी थी वो इस तरह से थी कि लोग अपनी इच्छा से, विल का मतलब यहाँ पे है इच्छा, डिज़ायर, अपनी विल के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार वो अपनी बॉडी को रिमूव कर सकते थे, बॉडी के पार्ट्स को रिमूव कर सकते थे। ये काबिलियत उनमें थी जो कि हम ह्यूमन बींग्स में नहीं है। आंखें अलग कर सकते थे, आर्म्स अलग कर सकते थे, एंड मे बी मोर, हो सकता है कि अपनी बॉडी के और पार्ट्स को भी अलग कर सकते हो विदाउट बैटिंग एन आईलैश। आईलैश तो आप जानते ही हैं। तो विदाउट बैटिंग एन आईलैश का मतलब होता है कि बिना किसी सरप्राइज रिएक्शन के, बिना आंखें मटकाए हुए, आंखें झपकाए हुए, आंखों में आश्चर्य शो करते हुए, बिना, विदाउट शोइंग एनी सरप्राइज और रिएक्शन, बिना किसी प्रतिक्रिया, आश्चर्य और प्रतिक्रिया के, ऐसा वो कर सकते थे। तो यहाँ विदाउट बैटिंग एन आईलैश मतलब बहुत ईजिली ये सारा काम वो कर सकते थे। माई नॉलेज ऑफ बायोलॉजी केम इन हैंडी, तो मैं थोड़ा बहुत बायोलॉजी जानता था, तो उससे मुझे क्या बात है यार, मतलब ये पूरी तरह से चीज़ों को उल्टा समझ रहा है। जो लिखा गया उसके लिटरल मीनिंग को समझ रहा है, उसके जो जो डीप मीनिंग्स है, जो उसका भाव है, उसका वो नहीं समझ रहा है। और ऊपर से गर्व कर रहा है कि मैं इस चीज़ की सच्चाई को जान पा रहा हूँ कि वो शायद ऐसे प्रजाति के लोग रहे होंगे जो अपनी आईज, आर्म्स वगैरह को सबको अलग कर लेते होंगे, और बिना किसी झिझक के, हैं, बहुत ईजिली। तो ये चीज़ मेरी समझ में इसलिए आ रही क्योंकि मुझे कुछ बायोलॉजी की भी जानकारी तेरे की। तो केम इन हैंडिंग मतलब होता है कि केम टू हेल्प क्विकली, मतलब तुरंत आपकी मदद के लिए जो तैयार हो जाए, वो केम इन हैंडी। खासकर आपकी नॉलेज ऐसी होती है जो तुरंत आपकी हेल्प के लिए आ जाती है, किसी बाहर की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस समय मेरी बायोलॉजी की जो मेरी समझ थी ना, उससे मैं इस चीज़ सच्चाई पता लगा पा रहा था। ओबियसली क्लियरली दे वर सिंपल बींग्स, हालांकि वो लोग बहुत ही साधारण बींग्स ही थे। यूनिसेलुलर रहे होंगे। अब इसकी बायोलॉजी की नॉलेज उसे बता रही है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल सेल्ड, मतलब हम तो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं हमारे बॉडी में तो कई सेल्स हैं। सेल्स बनते बिगड़ते रहते हैं, ओल्ड एज के साथ साथ सेल्स का बनना कम हो जाता है ना। इसी वजह से हमारी बॉडी जो है उसकी टोनिंग खत्म होने लगती है, सिकुड़ने लगती हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। और यूनिसेलुलर क्या होता है कि एक ही सेल में सारा का सारा पूरा का पूरा जो प्राणी होता है वो बीइंग होता रहता है। खासकर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे जो होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो ये यूनिसेलुलर, एल्गी हो गई, तो ये यूनिसेलुलर्स हैं। और ये अपने अपने बॉडी को मतलब डिफरेंट बॉडी को डिवाइड करके अपने अपने फॉर्म्स को बना सकते हैं। मतलब कि एक बैक्टीरिया है ना, उसकी बॉडी जो है वो फिर से थोड़ी सी बढ़ती है, फिर नए 2 सेल बन जाते हैं, फिर वो नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो इस टाइप से सम सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव सिंगल सेल्ड थिंग्स। प्रिमिटिव मतलब होता है कि जब पृथ्वी पे जब जीवन बनना शुरू हुआ होगा, और तो वो उस समय का, वेरी वेरी ओल्ड, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो जब ऐसा कहा जाता है, भाई साइंस तो यही बताती है कि जब पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हुई तो शुरू में यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, और सिंगल सेल्ड क्रीचर्स का ही जन्म हुआ था। मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ही अस्तित्व में आए थे। तो कह रहा है कि शायद उस समय के को बिलोंग करते होंगे ये लोग, और अभी भी वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। मतलब कि उस समय जो उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ थी कि दे कुड डिवाइड देमसेल्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, तो शायद उनके अंदर अभी भी काबिलियत है। बीइंग्स नो मोर डेवलप्ड देन स्टारफिश, शायद ये लोग उस प्रजाति के जो अभी भी स्टारफिश से आगे नहीं बढ़ पाए। स्टारफिश आप जानते हैं कि मतलब स्टार की तरह होती है। अब वो भी अगर उसकी बाँह काट दीजिए तो कुछ समय बाद उसकी बाँह उग आती है, जैसे छिपकली की पूँछ काट दीजिए, छिपकली की पूँछ उग आती है। तो स्टारफिश भी अपनी बॉडी पार्ट से एक नई स्टारफिश को बना सकती है। तो ये इसकी बायोलॉजी की जानकारी उसे ये समझने में मदद कर रही है कि लोग आंखें रिमूव कर सकते थे, आर्म्स रिमूव कर सकते थे। इतनी समझ बायोलॉजी से उसकी आ रही है। सोचिए आप, स्टारफिश कैन डू द सेम थिंग, स्टारफिश भी तो यही कर सकती है।
आई रेड ऑन, मैं पढ़ता चला गया, एंड केम टू दिस इनक्रेडिबल रेवोल्यूशन। इनक्रेडिबल मतलब होता है कि जिस पे विश्वास नहीं कर सकते। रेवोल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पे खुलासा, है ना, कोई नई चीज़ पता चली आपको। टॉस्ट ऑफ, वैसे टॉस्ट ऑफ का मतलब होता है उछालना। कूलिंग मतलब होता है कि बिना किसी सरप्राइज रिएक्शन के, बाय द ऑथर विदाउट द फेंटेस्ट। फेंटेस्ट का मतलब हो गया हल्का से हल्का। ट्रिमर का मतलब हो गया कपकपाहट। तो थोड़ी सी भी कपकपाहट ऑथर में तो नज़र नहीं आ रही थी, बहुत नॉर्मली वो लिख रहा था। तो वही चीज़ है कि वो जो आगे की जो चीज़ें हैं, जो रेवोल्यूशन देखने को मिलता है और नई चीज़ हमें पता चलती है जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल है, लेकिन उसे ऑथर टॉस ऑफ कर देता है। मतलब इस तरह से पेश करता है बुक में, इस तरह से प्रेजेंट करता है वो बुक में, और इतना कूली बुक करता है कि मतलब लगता है जैसे ऑथर को सारी चीज़ें नॉर्मल नज़र आ रही हैं। बहुत कैजुअली वो बिना किसी हल्के से हल्के यहाँ ट्रिमर का मतलब हम कह सकते हैं सरप्राइज़ के साथ, मतलब बिना किसी सरप्राइज़ के, थोड़ा सा भी हल्का सा भी इंडिकेशन नहीं मिलता है कि उसे कुछ आश्चर्य हो रहा है यार कि वो किन प्राणियों के बारे में लिख रहा है। उसे खुद भी तो फील होना चाहिए, ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए कि ऑथर बताए, कि ऑथर खुद भी शो कर रहा है कि वो खुद भी बहुत ही अमेज था, बहुत सरप्राइज था। ऑथर ऐसा कुछ लिखता नहीं, बल्कि उनके बारे में बताता चला जा रहा है। तो कैजुअली मतलब रिटन बाय द ऑथर विदाउट शोइंग एनी इमोशन, तो वो चीज़ यहाँ पे है टॉस्ड ऑफ कूली। आउटसाइड द मूवी थिएटर वी स्प्लिट अप। तो मूवी थिएटर पहुंचने के बाद मतलब देखिए यहाँ पे मूवी थिएटर भी है। स्प्लिट अप का मतलब होता है कि हम लोग जो है दो भाग में बट गए। पार्ट ऑफ अस वेंट इनसाइड। अब यहाँ तो वास्तव में ये है कि अगर हम लिटरल मीनिंग ले तो हिस्सा, पार्ट ऑफ अस मतलब हमारा कुछ हिस्सा अंदर चला गया। अब पार्ट ओवर द कैफ़े, अब कुछ हिस्सा कैफ़े में चला गया, कैंटीन वगैरह में डिनर उनर करने के लिए। तो वास्तव में इसका रियल मीनिंग है कि भाई जो टीम थी, कुछ लोग वहाँ पे गए होंगे, तो उसमें से कुछ लोग चले गए थिएटर में, कुछ लोग चले गए कैफ़े में। तो पार्ट ऑफ अस का मतलब तो ये समझना चाहिए। अब उसे समझ में आया कि जो बॉडी है उसका कुछ पार्ट चला गया कैफ़े में, कुछ पार्ट चला गया थिएटर में। ऐसे समझ रहा है भैया, साइंस फिक्शन तो ये। तो वो ये कहता है कि बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि चीज़ें फूटती हैं, मतलब कोई एटम है या कुछ भी है तो वो फूटता है तो दो पार्ट में फूटता है, फिर वो फूटता है तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, फिर ये फूटता है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, फिर ये फूटता है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, फिर ये फूटता है उसके दो पार्ट हो जाते हैं। तो ये बाइनरी फिशन है। एटम बम वगैरह फोड़े जाते हैं तो ऐसी तबाही मचाते हैं वो फिशन के जरिए। तो कहता है ये बाइनरी फिशन है जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कर सकते थे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह बाइनरी फिशन से अपने फॉर्म्स को बना लेते थे, जो मैंने यहाँ समझाया था। ऑब्वियसली क्लियरली समझ में आ गया। स्प्लिटिंग इन हाफ एंड फॉर्मिंग टू एंटिटीज़, यानी अपने आप को तोड़कर आधा कर लेना और फिर नई एंटिटीज़ का मतलब होता है कि समथिंग कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आ जाना, मतलब फॉर्म हो जाना यहाँ पे। प्रोबेबली ईच लोअर हाफ वेंट टू कैफे, लगता है कि जो बॉडी का जो मतलब उनकी जो बॉडी थी, है ना, उसका जो नीचे वाला हिस्सा था वो शायद कैफ़े में चला गया। और इट बीइंग फार्दर, क्योंकि भाई बॉडी भी वो हिस्सा थोड़ा दूर होता है हमसे, एंड द अपर हाफ्स टू द मूवीज़, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो शायद मूवी थिएटर में चला गया। मैं पढ़ता रहा, हैंड शेकिंग, मेरे हाथ काँप रहे थे जिन्होंने पुस्तक को पकड़ा हुआ था। आई हैड रियली स्टम्बल्ड ऑन टू, स्टम्बल मतलब होता है अचानक, है ना। अब आप कोई, आप चलते चले जा रहे हो, कोई ठोकर लग गई तो आप स्टम्बल करते हो, लुढ़क पड़ते हो, गिर भी पड़ते हो, तो वो है, आप जानबूझ के तो करोगे नहीं। तो मैं अचानक टकरा गया था। आई हैड रियली स्टम्बल्ड ऑन टू समथिंग एयर, समथिंग देयर। कहने का मतलब ये है कि अचानक फिर मुझे कुछ नया पढ़ने को मिला। माई माइंड रील्ड, मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा, घूमने लगा। आई मेड आउट, मेड आउट का मतलब हो गया समझना, अंडरस्टैंड दिस पैसेज। तो इस नीचे जो लिखे गए पैसेज को मैंने पढ़ा और समझने की कोशिश की। आई एम अफ्रेड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो कहता है कि भाई मुझे ये कहने में बिल्कुल थोड़ी सी हिचक हो रही है कि इसमें कोई शक नहीं है, पुअर बिबनी हैज़ लॉस्ट हिज हेड अगेन। पुअर बिबनी, अब यहाँ पे एक नया करेक्टर आ गया, वो है बिबनी का, कि उसने अपना सिर खो दिया। अब देखिए लिटरल मीनिंग तो है सिर खो दिया, पर लेकिन इसका जो मीनिंग होना चाहिए लॉस्ट हिज हेड अगेन का मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, या पागल हो गया है, पागल हो गई है ना, या उसके सेंस गायब हो गए हैं, ठीक से सोच नहीं पा रही, इस तरह का अर्थ लगाना चाहिए। उसे लगा कि उसका सिर गायब हो गया है बॉडी पार्ट से। तो कहता है कि यार मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है कहने में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उसका तो सिर फिर से गायब हो गया। विच वॉज फॉलोड बाई, उसके बाद फॉलोड बाई मतलब उसके आगे की जो लाइन थी, एंड बॉब सेज ही हैज़ अटरली नो गट्स। और बॉब एक नया करेक्टर, वो कहता है कि उसके अंदर गट्स का मतलब होता है कि साहस, हिम्मत, उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है बिबनी कोई पुरुष ही है, क्योंकि बॉब भी उसके बारे में कहता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ही यहाँ पे यूज़ किया गया। येट बिबनी गॉट अराउंड एज वेल एज द नेक्स्ट पर्सन।
येट बिबनी गॉट अराउंड, यहाँ गॉट अराउंड का मतलब होता है कि बिबनी का यहाँ पे सिर गायब है भाई। जो स्पीकर है जो बोल रहा है किताब को पढ़ रहा उसके हिसाब से तो यही है, और हिम्मत भी नहीं उसके अंदर। उसके बावजूद भी बिबनी गॉट अराउंड मतलब चलता फिरता था। यहाँ पे गॉट अराउंड मतलब होता है कि वो चल लेता था, फिरता था। चलता फिरता था, बिना सिर के चलता फिरता था। अब बताइए कांपेगा नहीं जो स्पीकर है, राइटर है, अगर इस तरह समझेगा तो क्या कहा जाए। एज वेल नेक्स्ट पर्सन, और उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था वो भी आसानी से घूम फिर रहा था। द नेक्स्ट पर्सन, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई दूसरा हो, बिबनी कोई दूसरा हो भाई, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति था हाउएवर वाज जस्ट, वो भी बड़ा अजीब था। ही वाज सून डिस्क्राइब्ड एज, क्योंकि उसके बारे में लिखा गया था कि टोटली लैकिंग। लैकिंग मतलब ना होना, ब्रेन का मतलब दिमाग, यानी दूसरा जो व्यक्ति था उसके पास दिमाग ही नहीं था। ये यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए, मतलब यहाँ पे एक बिबनी और एक ये दूसरा ये। तो बताइए अब, देयर वॉज नो डाउट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट पैसेज। तो अगला जो पैसेज था उसमें क्या लिखा है उसमें कोई शक नहीं था। तो आगे की जो चीज़ें लिखी गई थी उस पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। मतलब मुझे कोई शक नहीं था आगे जो लिखा गया था, क्योंकि जूलिया हुम आई हैड थॉट टू बी वन नॉर्मल पर्सन, मैं तो जूलिया को कम से कम एक नॉर्मल पर्सन समझ रहा था। रिवील्स हर सेल्फ, रिवील्स हर सेल्फ मतलब शोज हर सेल्फ, अपने को दिखाती है, इस तरह से दिखाती है एज आल्सो बीइंग एन एलियन, कि वो खुद भी एलियन है, वो नॉर्मल नहीं है, वो अर्थ के प्राणियों की तरह से नहीं है। आगे पता चलता है कि वो एलियन लाइफ फॉर्म में है, और सिमिलर टू द रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं, मतलब बाकी जो प्राणी हैं, जहाँ की बात हो रही है, तो जूलिया भी उन्हीं के जैसे है। अब इसका जो है थोड़ा सा, जो जूलिया को नॉर्मल पर्सन मान रहा था तो उसका भ्रम टूट गया। तो कहता है कि यार आगे पढ़ने के बाद साफ लग रहा था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जूलिया भी एलियन थी। ये इसको यहाँ पे लिख रहा है, नो डाउट। क्वाइट डरिबली, जानबूझकर, जूलिया हैड गिवन हर हार्ट टू द यंग मैन। अब उसमें पुस्तक में लिखा गया है कि जूलिया ने जानबूझकर मतलब सोच समझकर, ऐसा नहीं कि अचानक बिना सोचे समझे, उसने सोचते समझते हुए, है ना, होशो हवास में, गिवन हर हार्ट टू द यंग मैन, उसने यंग मैन को अपना हार्ट दे दिया। अब हार्ट का मतलब दिल। अब दिल दे दिया का मतलब होता है कि मतलब यू आर लाइकिंग दैट पर्सन और यू लव दैट पर्सन, आप ऐसे कह सकते हो। पर यहाँ पे उसे लगता है कि उसने अपना दिल निकाला और निकाल के उस व्यक्ति को दे दिया। अब वो बिना दिल की हो गई, बिना हार्ट की हो गई। क्या बात, क्या गजब फिक्शन लिखा है इन्होंने, सोचा है ये जो फिलिप डिक साहब ने। इट डिड नॉट रिलेट वॉट द फाइनल डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब होता है निपटाना, एक प्रकार से क्या किया। डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि क्या किया उस चीज़ का, ऑफ द ऑर्गन। तो जो हार्ट जो है वो जब उसने उस यंग मैन को दे दिया, यहाँ पे यंग मैन हमको लगता है ग्रेट स्कॉट होगा या कोई भी हो, तो जब उस यंग मैन को दे दिया तो उसने उस हार्ट का क्या किया, वो है डिस्पोजिशन। मतलब वॉट डिड ही डू विद द हार्ट। बट आई डिडंट रियली केयर, लेकिन मुझे क्या परवाह करनी है। अब यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि वो भी इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि जूलिया ने क्या किया। इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब स्पष्ट, क्लियर था, जूलिया हैड गॉन राइट ऑन लिविंग इन हर यूजुअल मैनर, कि जूलिया ने अपना हार्ट देने के बावजूद भी बिना हृदय के, बिना हार्ट के वो अपना जो जीवन नॉर्मल तरीके से जी रही थी। मतलब उसके बावजूद भी वो अपने सामान्य तरीके से जीती रही, ख़त्म नहीं हुई, मरी नहीं। लाइक ऑल अदर्स इन द बुक, जैसे उस बुक में और लोग जो है अपना अपना बॉडी पार्ट रिमूव करने के बावजूद भी आराम से जी रहे थे, वैसे जूलिया भी थी। तो जूलिया एक एलियन थी, विदाउट हार्ट, बिना हृदय के, बिना आर्म्स के, बिना आँखों के, बिना ब्रेन्स के, और बिना विसेरा के भी। विसरा भी इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के। डिवाइडिंग अप इनटू टू, उनको दो भाग में बांट देना, जैसे हमने स्प्लिट पढ़ा था। व्हेन द अकेजन डिमांडेड, डिमांड मतलब होता है मांग, अकेजन मतलब तो मौका, जैसे मौके में जैसी ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से अपनी बॉडी पार्ट को रिमूव कर दो, फिर भी जीते रहो। विदाउट है क्वाम, क्वाम का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ डाउट और सस्पिशन, बिना किसी शक, बिना किसी शिकायत, आप कह सकते हो, बिना किसी झिझक, बिना किसी बेचैनी। तो यहाँ वो कहना चाहता है कि अपने बॉडी पार्ट्स को रिमूव करने के बावजूद भी बिना किसी परेशानी की वो जी लेते थे। देर अपॉन सी गेव हिम हर हैंड, और फिर उसने उसका अपना हाथ भी उसने दे दिया। दिल तो दिया था, हाथ भी दे दिया। अब यहाँ हाथ देने का मतलब यह है कि उसने अपना हाथ पकड़ाया होगा उसको, लेकिन उसे लगता है कि उसने अपना हाथ भी रिमूव कर दिया जूलिया ने। अब जूलिया बिना हृदय के हो गई, बिना हाथ के हो गई। आई सिकेंड, जैसे आप बीमार पड़ जाते हो, पर यहाँ बीमार पड़ने से मतलब नहीं, यहाँ मतलब है मन बहुत खराब हो जाना, है ना, कि यार ये क्या हो रहा है, इस टाइप से ना, उस तरह से जो मन खराब होता है। तो आई फील डिसगस्टेड एंड अनवेल, की छी छी ये क्या हो रहा है। जैसे कहीं आप जा रहे हो और कोई भी छोटा सा जानवर है गाड़ी उड़ी चलने की वजह से कुचल गया है, रास्ते में पड़ा दिखता है, तब तो आप तुरंत अपनी आप आंखें फेर लेते हो। यू कैन नॉट सी दैट इन दैट फॉर्म, तो मन ही तो खराब होता है ना। तो ये सब पढ़ने के बाद मेरा मन खराब हो। रैशकल, रैशकल मतलब दुष्ट। नाउ हैड हर हैंड,
अब उसका हाथ भी उसके पास चला गया। अब यहाँ पे जो स्कॉट है वो विलेन बन गया इसके लिए। मतलब फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो स्टोरी में इन्वॉल्व हो रहा है वो, जूलिया को लेके थोड़ा सा पजेसिव हो गया है कि उसे सोच रहा था शायद जूलिया तो कम से कम हमारे नॉर्मल बीइंग की तरह होगी, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। तो अब उसका हाथ भी उसके पास था, उसका हार्ट भी उसके पास था, उस दुष्ट के पास। आई सडर, सडर मतलब होता है कांप उठना, टू थिंक, ये सोचकर, व्हाट ही हैज डन विद देम, उसने क्या किया होगा उनका। बाय दिस टाइम का मतलब होता गया अब तक। तो जब उसे दिल भी मिल गया, हाथ भी मिल गया, तो उसने क्या किया होगा उसको पाने के बाद। तो वो आगे लिख रहा है कि ही टूक हर आर्म, उसने उसकी बाहों को लिया। नॉट कंटेंट टू वेट, कंटेंट मतलब होता है संतोष करना, वेट मतलब इंतजार, मतलब इंतजार करने के बजाय ही हैड टू स्टार्ट डिसमेंटलिंग हर ऑन हिज ओन। ऑन हिज ओन का मतलब होता है अपने आप। डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग मतलब होता है कि जिन चीज़ों से कोई चीज़ मिलकर बनी है तो वो चीज़ें उससे अलग करना शुरू कर देना। जैसे कोई मशीन है, तो मशीन डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है, तो उसके पार्ट्स जब अलग करना शुरू करते हो, फिर से अलग कर देते हो, तो वो डिसमेंटलिंग होता है। किसी चीज़ को तोड़ना, अलग करना, चीज़ों को, पार्ट्स को अलग करना। तो इंतज़ार करने के बजाय उसने उसके हाथ को डिसमेंटल, तोड़ना, अलग करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इसका मीनिंग हमें दोबारा समझना पड़ेगा कि जो स्पीकर वो समझ रहा है कि ही टूक हर आर्म, मतलब उसने उसकी बाहों को ले लिया, मतलब उसके शरीर से अलग कर दिया, ये कहने का मतलब ये है। मतलब अगर हम इसको ठीक से समझे तो उसने अपना हाथ दिया और उसने उसका हाथ ले भी लिया। और जब हाथ ले लिया तो एक प्रकार से देखा जाए तो उसके हाथ को उसकी बॉडी से वो अलग कर रहा है, तोड़ रहा है, उसे अलग कर रहा है। फ्लशिंग मतलब, ब्लश तो मैंने बताया था कि लालिमा आ जाती है आपके चेहरे पे। फ्लशिंग मतलब होता है कि अचानक आपके गाल पे, चेहरे पे जो है लालिमा आ जाए, ये गुस्से से होता है अक्सर। तो फ्लशिंग क्रिम्सन, क्रिम्सन मतलब तो गहरा लाल रंग। तो गुस्से से लाल पीला हो गया मैं, मतलब यहाँ पे फिर वो अगेन इन्वॉल्व हो रहा है स्टोरी में, कि जूलिया के साथ ये अब ये अत्याचार कर रहा है एक प्रकार से। तो गुस्से से लाल पीला हो गया। स्लैम द बुक, स्लैम मतलब धड़ाम से मैंने बुक को बंद किया। एंड लीव टू माई फीट, अपने पैर पे कूदते हुए। बट नॉट इन टाइम मतलब बंद कर दिया, नहीं पढ़ना चाहता, बट नॉट इन टाइम लेकिन समय से नहीं बंद कर पाया। टू स्केप मतलब होता है बचना। वन लास्ट का मतलब होता है एक आखिरी। रेफरेंस का मतलब होता है कि कुछ भी वहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई थी, जिनसे चीज़ों मतलब लाइन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, लाइन्स। टू दोज केयर फ्री, केयर फ्री मतलब लापरवाह, बेपरवाह। बिट्स मतलब टुकड़ा। एनाटॉमी मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर। ट्रेवल्स, ट्रैवल मतलब हो गया यहाँ पे जर्नी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने बुक को बंद किया तो बंद करते करते, है ना, मेरी मतलब समय से नहीं बंद कर पाने का मतलब ये है कि बंद करते करते मेरी निगाह उस लाइन तक बंद करते करते पहुंची गई थी। मतलब उस लाइन से मेरी निगाह बचा नहीं पाई अपने आप को, बंद करते करते वहाँ मेरी निगाह पहुँच गई थी। यानी फिर से उसने किताब को खोल लिया होगा। तो बंद करते करते मेरी निगाह वहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ पर केयर फ्री बिट्स ऑफ एनाटॉमी मतलब बॉडी है, बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, उनको बहुत आसानी से अलग किया जा सकता था। तो बहुत आसानी से अलग किया जा सकता था, दैट इज़ वाई केयर फ्री बिट्स मतलब टुकड़े। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को रिमूव करने की जो एकदम केयर फ्री मतलब बिना किसी चिंता के, बिना किसी शक के, बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो उसमें बुक में लिखा गया था। तो उन लाइंस पर वो जो लाइनें मैं पढ़ता चला रहा था, उन्हीं में से एक और लाइन पे मेरी निगाह बुक बंद करते करते पढ़ ही गई। हुज ट्रेवल्स, हुज मतलब होता है कि ये जो अभी तक मैं पढ़ता चला रहा था कि बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स को वो लोग रिमूव कर लेते थे। तो जो अभी तक जो पढ़ता चला रहा था वो है जर्नी। तो इनको पढ़ते पढ़ते जो मेरी ट्रैवलिंग हो रही थी, मेरी जर्नी हो रही थी, हैड ओरिजिनली थ्रोन मी ऑन द राइट ट्रैक, जिसने मुझे चीज़ों को समझने में मदद की। राइट ट्रैक मतलब होता है कि सही रास्ते पे ले आना। क्योंकि उसी एनाटॉमी की वजह से ही, उसकी जानकारी की वजह से ही तो समझ पा रहा था कि एक ऐसी स्पीसीज़ थी जो अपने बॉडी पार्ट्स को ठीक से रिमूव कर सकती थी, मतलब बिना किसी झिझक के आसानी से रिमूव कर सकती थी। तो बंद करते करते मुझे एक और वाक्य पढ़ने को मिल ही गया, और उस वाक्य ने भी मेरे को राइट ट्रैक पे लाने में, चीज़ों को ठीक से समझने में मदद की। वो क्या था? हर आइज फॉलोड हिम, उसकी आंखें उसका पीछा कर रही थी। ऑल द वे डाउन द रोड, रोड पे जब वो चला जा रहा था, उसकी बाहें लिए है, जो कुछ भी है ना, ये जो लास्ट पर में पढ़ा था कि ही टूक हर आर्म, तो जब चला जा रहा था तो उसकी जो आंखें हैं, जूलिया की आंखें उसका पीछा कर रही थी। यानी उसने अपनी आंखें भी निकाल दी, है ना। अब देखिए आइज़ भी रिमूव हो गई उसकी, जूलिया की। उसकी आंखें पीछा कर रही थी। डाउन द रोड एंड अक्रॉस द मेडो, मेडो मतलब होता है कि हरा भरा, है ना, खूब दूर तक फैला हुआ मैदान। तो वो सड़क से चला जा रहा था, फिर मैदान में जा रहा था, लेकिन जूलिया की आंखें पीछा कर रही थी। तो ये जो लास्ट सेंटेंस था, इससे भी मुझे ये जो चीज़ें समझ में आ रही थी। और समझ में आने का मतलब होता है कि मैं कंफर्म था कि एक ऐसी प्रजाति थी जो अपने बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर सकती थी। यही डिस्कवरी थी जिसके बारे में वो गवर्नमेंट को भी लिखता है।
आई रश्ड फ्रॉम द गैरेज। अब इससे बर्दाश्त से बाहर था, पूरी तरह से सिक हो गया एक प्रकार से। वह तुरंत भाग के गैरेज से बाहर निकला, बैक इनसाइड वार्म हाउस, और घर में पहुंच गया जहां पे कम से कम कुछ गर्मी थी, क्योंकि इसको चिल महसूस हो रही थी ना डर के कारण। एज इफ, जैसे कि द अकस्ट, अकस्ट का मतलब होता है जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो कि तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। मतलब जब हम किसी के बुरे के बारे में सोचकर उसे कहते हैं किसी इसका ये हो जाए, इसका ये मतलब किसी के नुकसान के बारे में हम सोचते हैं तो वो कर्ज होता है, मतलब अभिशिप्त हमसे कहते हैं। एज इफ द अकस्ट थिंग्स, ऐसा लगता है जैसे वो जो यहाँ पे जो बुक में जो कुछ लिखा गया था वो सारी की सारी चीज़ें मेरा पीछा कर रही हो। मतलब बुक तो मैंने बंद कर दी, लेकिन उसमें जो कुछ मैंने पढ़ा था, बॉडी के रिमूव पार्ट्स को रिमूव करने वाली जो चीज़ें हैं मेरा पीछा कर रही हो। मेरा मन बहुत ख़राब कर दिया था, मेरे अंदर डर बैठा दिया था। तो इसलिए वो लिखता है अगस्त थिंग्स मेरा पीछा कर। माई वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्लेइंग मोनोपोली, और मेरे घर में मेरी जो पत्नी थी और मेरे जो बच्चे थे वो मोनोपोली गेम खेल रहे थे किचन में। मोनोपोली गेम जो है वो वही पासे फेंकने वाली बात होती है, इसमें डाइस हम फेंकते हैं, फिर उसके बाद हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके आधार पे हम क्या करते हैं कि बोर्ड बना होता है उसमें हम मूव करते हैं। और उससे हमें जो पैसे मिलते हैं, मतलब एक गेम का ही हिस्सा है, उससे हम चीज़ों को खरीदते हैं, घर बनाते हैं, होटल बनाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक इकोनॉमिक्स खर्चे के बारे में हमें कम से कम एक प्रकार से तैयार करते हैं, सिखाते हैं ये जो मोनोपोली गेम है। और ये आप एप्लीकेशंस प्ले स्टोर में मिल जाएंगी मोनोपोली गेम की। तो भाई गेम के एडिक्ट नहीं होना है, बट यू कैन ट्राई। और इस गेम में जो है मल्टीप्लेयर गेम है, मतलब एक से ज़्यादा लोग खेलते हैं, और फिर बाद में आप अपने जो अपोनेंट्स होता है उसे किराए पे भी चीज़ों को दे सकते हैं, धीरे धीरे उसे कंगाल बना देते हैं, बैंकरप्ट कर देते हैं। यही है हराना उसे, आप अमीर बन जाते हो, एकदम गरीब बन जाता है। और खेलते खेलते आप फंस भी सकते हो, जेल में भी जा सकते हो, सारा सारा एक प्रकार से गेम का हिस्सा होता है। तो वो खेल रहे थे, आई जॉइन देम, मैं भी जाके उनके साथ मिल गया, एंड प्लेड विद फ्रेंटिक, और मैं भी खेलने लगा उनके साथ। फ्रेंटिक मतलब होता है कि वेरी मच कंसर्न एंड वरीड, बहुत चिंतित, डर से या भय से या घबराहट से। फरवर का मतलब होता है कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस। तो वो फरवर का मतलब तो इमोशंस अच्छे के लिए भी हो सकते हैं, बुरे के लिए भी हो सकते हैं। तो फरवर मतलब होता है उत्साह, एंथुसियाज्म, लेकिन यहाँ पे जो है वो डर के मारे जो उसकी फीलिंग्स, उसकी सांसें एकदम बढ़ी हुई थी। तो फ्रेंटिक फरवर का मतलब होता है कि बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ। ब्रो फेवरिस मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि जब बुखार आ जाता है तो पसीना आता है, तो उस प्रकार से आप कह सकते हो पसीने से तरबदर हो रहा था पसीना। और टीथ चैटरिंग, और दांत किटकिटा रहे थे डर के मारे, घबराहट के मारे। तो उससे बचने के लिए एक प्रकार से वो खेल में शामिल होता है कि चलो कम से कम कुछ तो सिचुएशन बदलेगी। आई हैड इनफ ऑफ द थिंग, यानी बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, यानी मैं तंग आ गया था। जो कुछ मैं किताबें जो है उसमें जो मैंने पढ़ा था, जो चीज़ें मेरा पीछा कर रही थी बार बार, दिमाग में आ जा रही थी, तो अब नहीं बर्दाश्त हो रहा था, अब मैं इसे बाहर निकलना चाहता था, बहुत तंग आ गया था। आई वॉन्ट टू हियर नो मोर अबाउट इट। अब मुझे कुछ भी उसके बारे में दिमाग में नहीं लानी हो बातें, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता उन चीज़ों के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा था। लेट देम कम ऑन, होने दो जो कुछ होता है, आने दो, अगर वो आते हैं हमारे ग्रह पे आक्रमण करने के लिए। लेट देम इन्वेड अर्थ, करने दो आक्रमण अर्थ पे। मतलब अब ये देखा जाए तो इतना तंग आ गया, इतना परेशान हो गया, दिमाग इतना इसका अपसेट हो गया, काम नहीं कर रहा है। तो कहता है कि हो चाहे जो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट वांट टू गेट मिक्सड अप, मैं इन सब मामलों में शामिल नहीं होना चाहता, मुझे नहीं बनना इसका हिस्सा, भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, डोंट केयर अबाउट इट, करे जो करना है करना। मतलब इतना ये वो हो गया, परेशान हो गया। आई हैव एब्सोल्युटली नो स्टमक फॉर इट। स्टमक माने होता है पेट, तो एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरी तरह से, बिल्कुल भी, एक प्रकार से नो स्टमक, मेरे पेट में इन सब चीज़ों के लिए कोई भी जगह नहीं है। जगह नहीं तो आप खाओगे नहीं। तो यहाँ खाने से मतलब ये है कि जो कुछ भी स्टोरी में था वो चीज़ें अब दिमाग में मेरे आनी नहीं चाहिए, अब कोई जगह नहीं है उन चीज़ों के लिए। यानी मेरा इस मामले से अब कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे पास ऐसे लोगों की, ऐसी चीज़ों की बिल्कुल भी जगह मेरे दिमाग में नहीं है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स, आई हैव नो करेज और डिज़ायर टू फेस इट। यानी कहने का मतलब है कि आई हैव नो करेज और डिज़ायर टू फेस, यानी कहने का मतलब यह है कि आई हैव नो करेज और डिज़ायर टू फेस इट, क्योंकि आई हैड इनफ ऑफ थिंग। तो बहुत शौक था पढ़ने का, ख़त्म हो गया सब। और बस पे जो किताब मिली थी, बताइए, ऐसे ही कभी कभी हम जो है बवाल मोल लेके चले आते हैं, है ना, रास्ते में बवाल मिल जाता है। और यहाँ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो गवर्नमेंट होती है, जब गवर्नमेंट को लिखता है तो गवर्नमेंट ही समझती है अजीब पागल है, तो उसे भेज देती है तुम अपने घर की मरम्मत वगैरह कराओ, है ना। तो क्यों सीरियसली नहीं लेती गवर्नमेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्रकार से जो स्टोरी है इसमें, मतलब आप देखें तो
फ़न भी शामिल है, साथ में हमारी समझ अगर ठीक ना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बेवजह घबरा रहा था वो। हमें चीज़ों को लिटरल के साथ साथ उसके भाव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो कितनी गलतफ़हमी पैदा होती है। और कभी-कभी बहुत सी ऑर्डिनरी चीज़ों में, सिंपल चीज़ों को हम इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जटिल बना लेते हैं कि हम उसमें फँस जाते हैं। तो एक प्रकार से ह्यूमर था इसके अंदर कि बाय मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रेजेज़ हम क्या-क्या समझ सकते हैं, है ना? तो एंडिंग द ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।